तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन रावत और जीटी डिफेंस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे हमारे जो फ्री आर्मी स्पेशल बैच फॉर जीडी ट्रेड्समैन और नर्सिंग असिस्टेंट। जीटी डिफेंस एकेडमी उसका ये फ्री इनिशिएटिव है। 2025 का आपको आपका मान लीजिए आपका न्यू ईयर का ये गिफ्ट है। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि आपका जो अप्रैल है उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम है जो हो सकता है, और आपको पता ही होगा कि 2023 में जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना बढ़ गया था एग्ज़ाम का, एंड स्पेशली साइंस का। तो इस वजह से हम जो हमारा पोर्शन है वो साइंस से स्टार्ट करते हैं, और मैं हूँ अमन रावत, मैं आपका विज्ञान या फिर साइंस का पोर्शन लूँगा। सो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, आपका सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद एक आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उससे रिलेटेड। ओके, सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना बायोलॉजी से, और फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे सेल्स एंड टिश्यूज यानी कोशिका और ऊतक। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्स, तो सेल्स को हम कहते हैं आपका कोशिका, और टिश्यूज को कहते हैं हम ऊतक हिंदी में, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बोलता जाऊंगा, और आपको आप अपने भी प्लीज नोट्स बनाइए, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप रेफरेंस यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए आविष्कार की, यानी कोशिका का आविष्कार। तो कोशिका का आविष्कार किया था आपका रॉबर्ट हुक ने। आविष्कार है वो किस सन में हुआ था? 1665 में। तो रॉबर्ट हुक ने आपका कोशिका का आविष्कार किया था 1665 में। और बेसिकली जो ये आविष्कार किया था, ये बेसिकली आपका मृत कोशिका किया, मृत कोशिका जो थी उसका आविष्कार किया था, डेड सेल का। तो डेड सेल के ऊपर जो रॉबर्ट हुक जी हैं उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और जिस वजह से आपका कोशिका का आविष्कार हुआ। उसके बाद जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये कहते हैं हम सेल को, यानी संरचनात्मक इकाई। तो जीवन की जो संरचनात्मक या बॉडी की हमारी जो संरचनात्मक इकाई है, तो उसको कहते हैं हम कोशिका को कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट, जो डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा सेल यानी स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो कहते हैं हम माइकोप्लाज्मा को। तो माइकोप्लाज्मा आप हिंदी में भी इसे माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं। उसके बाद है लार्जेस्ट सेल, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है आपका ऑस्ट्रिच एग, यानी शतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद आपका लॉन्गेस्ट सेल, यानी सबसे लंबा सेल जो होता है वो आपका होता है नर्व सेल। नर्व सेल या तो इसे हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं, और हिंदी में से कहेंगे हम तंत्रिका कोशिका। उसके बाद हम ब्रॉडली डिफरेंशिएट करते हैं सेल को दो पार्ट्स में। फर्स्ट होता है प्रोकारियोटिक और दूसरा होता है यूकारियोटिक। तो बेसिकली प्रोकारियोटिक को हम हिंदी में प्रोकारियोटिक कहते हैं, और सेम वे में यूकारियोटिक को भी यूकारियोटिक ही कहते हैं। तो प्रोकारियोटिक में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो प्रोकारियोटिक होता है इसमें नॉन वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस बेसिकली हम कहते हैं केंद्रक को। तो केंद्रक जो होता है इसमें ढंग से आपका ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं होता, लेकिन यूकारियोटिक में इसका उल्टा होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है। उसके बाद प्रोकारियोटिक में जो आपके होते हैं जितने भी नॉर्मली प्रोकारियोटिक के अंदर आते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यानी बहुकोशिक जो आपके जंतु हैं वो नॉर्मली इसमें आते हैं, और इसमें आपका बोथ मल्टी एज वेल एज सिंगल भी आते हैं। मल्टी यानी बहुकोशिक, और सिंगल यानी एक कोशिक। तो मल्टी जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं नॉर्मली प्रोकारियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और यूकारियोटिक में मल्टी एवं सिंगल भी। और जो इसमें होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट होती है। प्रोकारियोटिक होता है इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, और इसमें आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होती है। तो जैसे आप इसमें लिखा है ना कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, इसमें ढंग से जो आपका केंद्रक होता है ढंग से ऑर्गेनाइज होता है, तो सेम वे में इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। लेकिन इसमें आपका जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो उसके बाद है आपका सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। तो हम डिफरेंट जो सेल्स के भाग होते हैं उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग है आपका कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली भी इसे हम कहते हैं, और इसका एक और नाम है, यानी ये होती है सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में कहेंगे अर्ध परागम्य झिल्ली। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ कुछ भी फूड हो गया या कोई भी चीज हो गई, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट का इसका काम होता है। तो बेसिकली ये सेल के जैसे आपका ये सेल है, तो सेल के अराउंड ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, तो इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट के लिए ये आपको अलाउ करती है। तो इसके लिए से हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी अर्धपरागम्य झिल्ली भी कहते हैं। सेम वे में इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली। काम क्या होता है? इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट। तो दूसरा पार्ट है आपका सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ सेल, यानी जो कोशिका होता है उसकी अ, उसकी सुरक्षा करना। तो कोशिका की सुरक्षा के लिए ये बेसिकली पार्ट प्रोटेक्शन ऑफ सेल, सेल वॉल काम आता है। और जो होता है सेल वॉल नॉर्मली क्या होता है? थिक होती है, यानी ये मोटी होती है। ये जो परत होती है, थिक लेयर होती है इसकी, मोटी यानी मोटी ये परत होती है सेल वॉल की कंपैरेटिवली। और बेसिकली पीछे मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन लिखाया था। तो सेल मेम्ब्रेन जो है आपका वो बना होता है लिपिड्स प्लस प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ मैं, यानी कोशिका झिल्ली। लिपिड्स को हम कहते हैं वसा और प्रोटीन को हम प्रोटीन ही कहते हैं। तो ये बेसिकली झिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। तो झिल्ली आपकी लिपिड्स और प्रोटीन से बनती है। उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का बिजली घर। और बेसिकली इसके अंदर एक एटीपी नामक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है आपका एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी ऊर्जा मुद्रा कोशिका की। आपकी जो कोशिका होती है उसकी ऊर्जा मुद्रा को हम एटीपी कहते हैं। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी आपका कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का बिजली घर। उसके बाद है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम कहते हैं केंद्रक। तो ये बेसिकली आपका होता है स्पेरिकल शेप में, यानी ये होता है गोलाकार, स्पेरिकल शेप में होता है। और ये होता है आपका जो सेंटर होता है सेल का, वहां पे होता है, ये सेंटर ऑफ द सेल होता है, यानी बीच में होता है आपका जो होता है केंद्रक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ सेल, यानी जो कोशिका है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। सबसे महत्वपूर्ण भाग जो कोशिका का होता है वो है आपका केंद्रक। ठीक है। तो केंद्रक के अंदर आपको पता होगा इसके अंदर इसके जो बाहर होती है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें होती है। उसके बाद आपका जो क्रोमोसोम्स है वो भी इसके अंदर होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है आपका वो जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली हम इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। उसके बाद आता का लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम हिंदी में लाइसोसोम ही कहते हैं। तो ये बेसिकली सुसाइडल बैग इसे हम कहते हैं, यानी आत्मघाती थैली। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, यानी आत्मघाती थैली, कौन सा कोशिका का भाग है, कोशिका का कौन सा भाग है, तो उसको कहते हैं हम लाइसोसोम। तो ये आपका बेसिकली पीवाईक्यू था 2023 का। सुसाइडल बैग इज कॉल्ड लाइसोसोम। इसका काम क्या होता है? डाइजेशन में, यानी पाचन प्रक्रिया में लाइसोसोम का काम होता है। तो बेसिकली आपको जो ये इंपॉर्टेंट जो आपके भाग हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, कोशिका के, तो ये आपको याद रखने हैं इनका काम क्या होता है और बेसिकली किस चीज से बनते हैं। तो उसके बाद आता है आपका प्लास्टिड। तो प्लास्टिड को हम हिंदी में प्लास्टिड ही कहते हैं। तो इसको हम प्लास्टिड ही कह सकते हैं। तो उसके बाद जो आपका प्लास्टिड होता है, तो प्लास्टिड का फंक्शन होता है आपका, ये होती है आपकी स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन साइटोप्लाज्म, यानी जो आपका
कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में जो स्मॉल रंगीन रंगीन पदार्थ होते हैं तो वो हम प्लास्टिड कहते हैं बेसिकली। और प्लास्टिड के अंदर आपका जो क्लोरोफिल होता है यानी ग्रीन पिगमेंट यानी हरा रंजक जो होता है ग्रीन पिगमेंट, वो भी आपका प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। एक हरा रंजक नाम से क्लोरोफिल होता है, वो आपका प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वैक्यूल। सो बेसिकली जो वैक्यूल होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं रिक्तिका। ठीक है, तो रिक्तिका का बेसिकली काम क्या होता है? फूड स्टोरेज का, यानी खाद्य भंडारण में इसका काम होता है। और ये बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। तो बेसिकली छोटी जो है ये एनिमल सेल में होती है। एनिमल सेल यानी जो जंतु कोशिका होती है उसमें ये छोटी शेप की होती है, और बड़ी होती है प्लांट सेल में, यानी जो पादप कोशिका होती है उसमें ये बड़े तौर पे यानी बड़े शेप में पाई जाती है। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको आपका लिखाया था प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ यानी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल भी होता है ना। यानी कोशिका का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो आपका प्लास्टिड होता है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग जो होता है आपका प्लास्टिड होता है। और वैक्यूल भी हमने पढ़ दिया, यानी फूड स्टोरेज में इसका काम होता है, खाद्य भंडारण में। उसके बाद है आपका साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जहां पे आपके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस यानी जेली जैसा एक पदार्थ होता है, और बेसिकली जो आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी मूवमेंट में मदद करता है। सेल ऑर्गेनल्स मूवमेंट जो यानी विभिन्न भाग होते हैं, जैसे प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया, इन सब के मूवमेंट में ये काम करता है। उनके जो उनका जो संचारण है उसमें ये मदद करता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने ऊतक यानी टिश्यू। तो टिश्यू को हम कहते हैं ऊतक। तो बेसिकली टिश्यू हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी प्लांट टिश्यू यानी आपके पादप ऊतक, और एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक। तो प्लांट टिश्यू भी उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेम वे में एनिमल टिश्यू भी। तो चलिए प्लांट टिश्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट टिश्यू बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपका होता है, इसमें भी आपके विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन आपका हम इतना डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आने के बहुत ही कम चांस हैं। तो बेसिकली हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं आपका विभाज्य ऊतक, ऊतक मेरिस्टेमेटिक को। तो ये बेसिकली इसको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू। तो जब आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपका होता है वो नॉर्मली डिवाइड करता है, और जब ये आपकी अपनी डिवाइड करने की प्रोबेबिलिटी खो देता है, तब ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो आपका विभाज्य ऊतक ऊतक है वो आपका स्थायी ऊतक बन जाता है। कब? यानी जब वो अपनी डिवाइड करने की या फिर अपनी जो विभाज्य करने की कैपेसिटी को खो देता है, तब वो स्थायी ऊतक बन जाता है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे आपका होता है, आपका इंटरकैलरी भी होता है, आपका लेटरल भी होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ज़्यादा डीप ना जाते हुए हम परमानेंट टिश्यू पे चलते हैं। तो परमानेंट टिश्यू हो गया आपका स्थायी ऊतक। तो बेसिकली स्थायी ऊतक आपका दो प्रकार में डिवाइड होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी सरल परमानेंट और जटिल परमानेंट। सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो बेसिकली सिंपल परमानेंट भी फिर तीन टाइप में डिवाइड होता है, आपका पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में। तो हिंदी में भी हम इसे पैरेनकाइमा ही कहेंगे, इसे कोलेनकाइमा और इसे स्क्लेरेनकाइमा। दो बेसिकली जो पैरेनकाइमा होता है वो किस यूज में आता है? आपका जो पैरेनकाइमा होता है वो आता है आपका फूड स्टोर्स, फूड यानी खाद्य भंडारण में। खाद्य भंडारण में आपका पैरेनकाइमा काम आता है। उसके बाद कोलेनकाइमा आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, यानी फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी जो लचकता है वो
पादप को ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद है आपका स्क्लेरन काइमा। तो बेसिकली स्क्लेरन काइमा का काम क्या होता है? स्क्लेरन काइमा का काम होता है यानी ये प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, यानी जो आपका पादप है उसे ये ठोस और कठोर बनाता है। पादप को ठोस और कठोर बनाने का काम होता है स्क्लेरन काइमा का। तो उसके बाद आता है हमारे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी पानी और खनिज लवण। मिनरल्स को हम कहते हैं हमारा खनिज लवण। तो बेसिकली इसका दो काम में डिवाइड होता है, जल और खनिज लवण के संचारण में काम। उसके बाद फ्लोएम का काम आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी खाद्य का संचारण में इसका काम आता है। ट्रांसपोर्ट का हम संचारण कहेंगे। तो खाद्य संचारण में आपका फ्लोएम काम आता है और जाइलम आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो बेसिकली क्या होता है कि बच्चे इसमें जाइलम में वाटर याद रखते हैं और मिनरल्स याद नहीं रखते हैं, लेकिन जो खनिज लवण है वो भी आपका जाइलम ही ट्रांसफर करता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनिमल टिश्यू। जो आपका जंतु का ऊतक होता है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में होते हैं। जैसे आपका हो गया पहले एपिथेलियल, दूसरा हो गया आपका कनेक्टिव, तीसरा हो गया आपका मस्कुलर, चौथा हो गया आपका नर्वस। तो एपिथेलियल को हम हिंदी में एपिथेलियल ही कहते हैं और कनेक्टिव को हम कहते हैं संयोजी। और उसके बाद मस्कुलर को कहते हैं हम पेशिया, मांसपेशिया नहीं मस्कुलर। तो पेशिया में से कहते हैं, और नर्वस को हम कहते हैं तंत्रिका। सो एपिथेलियल का काम क्या होता है? इसको हम कहते हैं कवरिंग या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो यानी बेसिकली हमारी स्किन या फिर हमारी बॉडी में कवरिंग या फिर प्रोटेक्शन का काम जो होता है वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू भी ब्रॉडली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रॉडली अबाउट 5 और 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कॉलमनर एपिथेलियल, ग्लोबुलर एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ये सब में ये डिवाइड होता है, लेकिन उतना डीप हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब जितना हमारा सिलेबस में हम सबसे पहले उसे कवर करेंगे और उसके बाद हमें टाइम मिलता है तो उसे हम बाद में डीप में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसे हम कहते हैं कवरिंग या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। तो बेसिकली संयोजी ऊतक आपका पाया जाता है आपकी बोन हो गई, आपका ब्लड हो गया, आपका कार्टिलेज हो गया, आपका टेंडन हो गया, और आपका लिगामेंट हो गया। इन सब में आपका कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। सो बेसिकली जो आपका लिगामेंट होता है तो ये क्या करता है, आपकी बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। जो आपका टेंडन होता है वो आपकी मसल टू बोन को कनेक्ट करता है। और जो कार्टिलेज होता है वो आपका कुशनिंग के लिए होता है। कुशनिंग होता है किसका? लिगामेंट का कुशनिंग के लिए ये काम आता है। ठीक है। उसके बाद है आपका मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू भी एक होता है कार्डियक, यानी ये हार्ट से रिलेटेड होता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड जो होता है आपका यानी कंट्रोल्ड मसल। कंट्रोल्ड मसल हम उसे कहते हैं जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, जिनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे अपना हाथ हिलाना, अपने घुटने हिलाना, अपनी टांग हिलाना, अपनी गर्दन हिलाना, ये सब स्ट्रेटेड मसल्स में आता है। और तीसरा होता है इसका अनस्ट्रेटेड मसल। अनस्ट्रेटेड मसल वो होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। बेसिकली जैसे हमारा हार्ट बीट धड़कना, जब हम अनकॉन्शियस होते हैं या फिर हम सोते हैं लेकिन फिर भी हमारा हार्ट जो होता है वो धड़कता है, इस वजह से ये अनस्ट्रेटेड मसल हो गई। तो इसको हम कह सकते हैं अरेखित। अनस्ट्रेट को अरेखित कह सकते हैं, स्ट्रेट को हम कह सकते हैं रेखित। और कार्डियक को हम कार्डियक ही कहते हैं हिंदी में भी। ठीक है। तो लास्ट है आपका नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू बेसिकली इसमें होता है आपका न्यूरॉन। तो न्यूरॉन होता है आपका यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है उसकी यूनिट होती है आपका न्यूरॉन। तो बेसिकली जो आपका ये न्यूरॉन होता है यानी तंत्रिका, न्यूरॉन को भी हम तंत्रिका कहते हैं। तो न्यूरॉन होता है आपका जो आपका इम्पल्स होता है उसको एक कंडक्ट करता है बेसिकली। तो इम्पल्स क्या हो गया, जैसे कुछ भी आपका करने का मन है या फिर जब आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है किसी भी काम को करने के लिए, जैसे आपने हाथ उठाया या फिर आपका दौड़ने का मन हुआ, तो उसके लिए आपका जब आपको मन करेगा या फिर आपके ब्रेन में वो सिग्नल जाएगा तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो बेसिकली इम्पल्स के संचालन में न्यूरॉन आपका काम आएगा। ठीक है। सो बेसिकली हमने ये मोटे मोटे तौर पे अपने टिश्यूज पढ़ दिए और बेसिकली हमने डीप में पढ़ा है नॉर्मली जो
जीडी में आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन जो आपका नर्सिंग असिस्टेंट है उसमें आने की प्रोबेबिलिटी आपके उतक वगैरह ये बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हमने डीप में भी पढ़ा है। और आपको पता ही होगा कि आपका जो 2023 का वो पेपर है, 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ही टफ हुआ था। आपका जो स्पेशली साइंस का भाग है का बहुत बड़ा था। करीब आपके जो क्लास 11th और 12th के कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वो भी आप उसमें आए थे। तो इस वजह से आपको जो है डीप अपनी साइंस को आप करना पड़ेगा, आपका जो 6 से लेके 8 तक आप अपनी साइंस पढ़ते थे नॉर्मली अब नहीं चलेगा, आपको 9-10 में पढ़ना ही पड़ेगा। और कभी-कभी तो आपका 11th के कॉन्सेप्ट आते हैं आपके छोटे-मोटे। इस वजह से आपको इसका पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर धन्यवाद बहुत-बहुत। अगर आपको आपकी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारा आपका जो फ्री इनिशिएटिव है वो अच्छा लगा, तो आप हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है उधर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे जो बैचेज़ है वो भी ऑफलाइन में चल रहे हैं और एड्रेस हमारा है पेड़ाडाट चौराहे, पदमपुर सुकरो, कोटद्वार। तो जैसे हम ऑनलाइन में आपको गाइड कर रहे हैं तो वैसे हम ऑफलाइन में भी आपको अच्छे से गाइड करेंगे। आपको एक प्रॉपर कंटेंट मिलेगा, आपको आपके पीवाईक्यू मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, डेली आपके वीकली टेस्ट होते हैं, डीपीपीज़ आपको मिलती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो आपको ये ऑफलाइन सेंटर में भी मिलते हैं। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में और आपको एक बोलते हैं ना मुझे एक और अच्छी करनी है अपनी प्रिपरेशन, यानी 100% करनी है, तो आप बिल्कुल अपने ऑफलाइन सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। और वरना आप ऑनलाइन भी हमसे पढ़ ही रहे हैं, ठीक है? और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए नॉर्मली नोट्स की, और आपने अपने भी नोट्स बनाए होंगे, तो आपको ये मिलेगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम है हमारा जीटी डिफेंस एकेडमी। आप जी कैपिटल में टाइप कीजिए और बाकी आप स्मॉल में, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वरना इस लिंक पे भी अगर आप इसको कॉपी करके अपना गूगल में सर्च करेंगे तो बेसिकली आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जीटी डिफेंस एकेडमी। क्वालिटी कंटेंट और बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट और भी तैयार करते हैं, हमको भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और मेहनत करने का। तो चलिए फिर आज की वीडियो को इतना ही रखते हुए